जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार समसामयिकी के 9 सीरीज़ को देख चुके हैं, जो एडुटेरिया के बुक से है, और उसके आज हम लोग 10वीं सीरीज़ को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक-एक करके सारे प्रश्न को फिर से देखते हैं। निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला के क्षेत्र में हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सारे लोगों का जो जन्म है वो आपको मिथिला के क्षेत्र में ही हुआ था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको पता है कि परवर्ती गुप्त वंश के शासक जो थे वो उनके संस्थापक कृष्णगुप्त तथा अंतिम शासक आपको जीवित गुप्त थे। तो याद रखेंगे। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित होता है? तो गुप्त काल के जो ध्वंसावशेष है उसके ऊपर जो है मौखरी वंश का शासन आरंभ होता है, जो आपको जीवक संप्रदाय के संरक्षक माने जाते थे। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं था? तो आपको पता है कि वसुमित्र जो चौथे बौद्ध संगीतिकार आते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। नागार्जुन उन्हीं के शासनकाल में थे, तथा अश्वघोष को बिहार से वो लेके जाते हैं कनिष्क अपने दरबार में। तो ये तीनों का संबंध कनिष्क के काल में ही है, लेकिन कालिदास का जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का यात्रा किया था? तो जो अपने 10वें वर्ष शासनकाल के जो 10वें वर्ष था वो उनके उस समय आपको बोध गया का उन्होंने भ्रमण किया था। तो याद रखेंगे कि यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, 10वें वर्ष उन्होंने बोध गया का भ्रमण किया था। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किस राजदूत बनाकर भेजा था? तो जो एंटियोकस था वह जो मौर्य शासक जो थे बिंदुसार उनके दरबार में भेजता है डायनोसियस को, और इसी डायनोसियस से बिंदुसार ने एक शिक्षक और मदिरा की मांग किया था। तो यह बहुत फेमस उनका है कि उन्होंने शिक्षक देने से मना कर दिया था, क्योंकि बोला था कि शिक्षा का हम लोग शिक्षा का व्यापार नहीं करते हैं। तो यह आपको बहुत फेमस है, आपको सबको पता होगा। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो आपको पता है कि व्रात शब्द मगध के निवासियों के लिए तथा बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, और जहाँ पे व्रात शब्द का अर्थ आपको पता है कि नीच या पतित होता है। तो ये भी याद रखेंगे। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का जो संबंध था वो पाटलिपुत्रा में रहते थे, और इनका संबंध आपको पटना से या पाटलिपुत्रा से है। पालकालीन जो विट्ठल पाल थे कलाकार, उनका निवास स्थान कहाँ था? तो आपको पता है कि जो विट्ठल पाल थे ये दोनों भाई थे, उनका एक का हम नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कि विट्ठल पाल का जो निवास स्थान है वह नालंदा है, जहाँ नीतीश कुमार का अभी उनका भी जो निवास है, उनका भी अपना पैतृक गांव है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो ये भी याद रखेंगे कि पालकालीन जो कलाकार विट्ठल पाल थे उनका जो निवास स्थान कहाँ है, आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो उसी का एक सैन्य अधिकारी था अली मर्दान खां और खिलजी, इसने इनका हत्या कर दिया था। तो याद रखेंगे। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खां नुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया? तो सिकंदर लोदी का जो युद्ध होता है वह हुसैन शाह सरकी के साथ होता है, और उसके बाद वहाँ के जो बिहार के उप शासक नियुक्त होते हैं वो दरिया खान नुहानी होते हैं, जो आपको इब्राहिम लोदी के समय तक इनका काल आपको देखने को मिलेगा। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में चौसा तथा 1539 युद्ध 1539 में हुआ था, और बेलीग्राम का युद्ध आपको 1540 में हुआ था। तो ये दोनों डेट भी आप याद रखेंगे। शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो जो शाहजहाँ था उस समय बिहार का जो सूबेदार था वह शाइस्ता खां था, और परवेज जो था वह आपको जहांगीर के शासनकाल में बिहार का सूबेदार था, तथा अजीम जो था वह आपको औरंगजेब के शासनकाल में था, और मुनीम खां जो बनता है वो अकबर के शासनकाल में बनता है। तो आप सब याद रखेंगे। बिहार के दानापुर में सैन्य टुकड़ियों पटना के जो दानापुर है वहाँ में सैन्य 1857 का जो विद्रोह होता है वहाँ पे सैन्य टुकड़ियों के द्वारा कब किया जाता है? तो यह आपको पता है कि 25 जुलाई 1857 को, जब यहाँ पे आपको 6 अप्रैल से शुरू होता है, और 25 जुलाई 6 जुलाई था आपको रोहिणी से शुरू होकर के, और आपको दानापुर होते हुए यह आरा की तरफ ये लोग जाते हैं, और यहाँ दानापुर में उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को जनरल लॉयल को भी इन्होंने मार दिया था। इनके द्वारा इस विद्रोह में मारे जाते हैं वो जनरल लॉयल। तो ये भी आपका प्रश्न बनता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। ये डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो बंग भंग आंदोलन के समय जो रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है वो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में, जब 22 जुलाई जो है 1912 को 22 मार्च 1912 को यह बिहार और बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। सॉरी 1900 यहाँ पे 12 हो जाएगा।
और यहाँ 16 अक्टूबर 1905 को आपको रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था, याद रखेंगे। बिहार के कुछ उप नवाब को अफ़गानों ने हत्या कर दी थी। तो जैनुद्दीन हब्बत जंग, ये हम लोग पढ़े हैं अपने जो पूरा बुक पढ़े रहे थे उसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उस समय पढ़े थे कि जैनुद्दीन हैबत जंग का इनकी अफ़गानों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो याद रखेंगे कि जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या हो जाती है अफ़गानों के द्वारा। शेर खां के पिता हसन खां किसके जागीरदार थे, कहाँ के जागीरदार थे, तो सासाराम के थे। और इनके बाद फिर शेर खां जो बाद में जाके शेरशाह सूरी के नाम से प्रख्यात होते हैं, वो वहीं के सासाराम में ही उनका भी जागीरदारी रहता है, अर्थात वहीं शेरशाह सूरी का मकबरा भी वहीं पे स्थित है। पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में किया गया था, तो जो पटना में विद्रोह होता है वो पीर अली के द्वारा किया जाता है और कुंवर सिंह के द्वारा आपको देखने को मिलेगा आरा के क्षेत्र में। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल जो विद्रोह हुआ था वो 1831-32 में हुआ था, ये याद रखेंगे। 1831-32 में आपको कोल विद्रोह हुआ था, ये डेट याद रखेंगे। हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था 1855-56 में आपको संथाल विद्रोह हुआ था और 95-96 से 1900 तक आपको मुंडा विद्रोह देखने को मिलेगा। और उसके बाद इसमें और डेट नहीं है, उसको हम लोग एक वीडियो करके देख लिए हैं, उसको सब एक बार रिवीजन कर लेंगे। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था, तो पता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से इसका आपको अनुरोध किया था। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार के कुछ मुगल शासक के समय आया था, तो पता है कि औरंगजेब जब शासन कर रहा था उस समय बर्नियर का भारत तथा बिहार में आगमन होता है। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था, तो 1713 ईस्वी में इनका जो राज्याभिषेक है वह पटना में किया जाता है। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे, तो याद रखेंगे 1821 में सैयद मोहम्मद का जो पटना में आगमन होता है वो 1821 के समय होता है। तो इसको याद रखेंगे कि भारत में जो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक हैं सैयद अहमद पटना आते हैं 1821 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, तो बिहार में जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए हैं इसमें आपको राजेंद्र प्रसाद, मजरूहुल हक, बज्रकिशोर प्रसाद, मौलाना नूरुल हसन, इसका मतलब इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। इन सभी ने समर्थन किया था तथा आपको सच्चिदानंद सिन्हा तथा मजरूहुल हक के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में, अब यहाँ पे हमारे पंचायती राज का अनुच्छेद दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके हम लोग इस टोटल को याद कर चुके हैं, इसको एक बार हम लोग और अच्छे से देख लेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया, तो पंचायतों का जो संरचना है, गठन का बात होती है ए में, उसके बाद सभा का बात ए में, गठन का बात बी में, और तथा उसके संरचना का बात 243 के सी में किया जाता है। तो इसको हम लोग एक एक करके सब कुछ देख चुके हैं। ग्राम सभा में गठन हेतु गांवों की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है, तो ग्राम सभा के गठन हेतु जो गांव की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए वह 250 यानी 250 होना चाहिए। तो याद रखेंगे कि 250 अगर संख्या है तो एक ग्राम सभा का निर्माण किया जा सकता है। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं, तो पंचायत समिति में 7 अस्थायी समितियाँ होती हैं जो आपको जो पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं उनकी सहायता के लिए बनाया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है और इसी समय बिहार तथा भारत में पहली बार इलेक्शन भी किया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा के प्रथम गवर्नर कौन बने थे, तो उस समय आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो पहले जो गवर्नर के तौर पे बिहार के जाने जाते हैं, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को हम लोग जानते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के शपथ से संबंधित है, तो अनुच्छेद 159 जो है वह राज्यपाल के जो शपथ है उससे संबंधित है। तो इसको याद रखेंगे कि संविधान के जो अनुच्छेद 159 है वह आपको राज्यपाल के शपथ से संबंधित है। और राज्य के जब हम पूरे भाग 6 को देखने वाले हैं पूरे एक वीडियो में पॉलिटी के, तो उसमें हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से इसको याद कर लेंगे। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों में स्वीकार करना अनिवार्य होता है, तो जो 6 सप्ताह होता है, 6 सप्ताह के अंदर आपको जब अगर बैठक शुरू हो जाती है उससे 6 सप्ताह के अंदर और मैक्सिमम आपको 6 मंथ तक किसी भी अध्यादेश का जो वैलिडिटी होता है वो होता है। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो किसी विधानसभा में जो अधिकतम संख्या वो 500 हो सकती है। तो याद रखेंगे कि जो विधानसभा में अधिकतम जो संख्या हो सकती है सदस्यों की वो 500 हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो व्यक्ति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे और जिनका जो संबंध है वो बिहार से है, तो वो हैं भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। याद रखेंगे कि भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम व्यक्ति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए गए थे। तो इनका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे कि जो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा हैं वो बिहार के प्रथम व्यक्ति थे जो आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 6 है। तो ये भी याद रखेंगे कि जो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके 5 जो सहयोगी सदस्य होते हैं इनको टोटल इनकी संख्या होती है वो 6 होती है। एक खुद अध्यक्ष तथा 5 उनके
जो सदस्य उनके सहयोगी सदस्यों का जो संख्या होती है वो होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1993 में मानवाधिकार अधिनियम पारित किया गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम है उसको पारित किया जाता है। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो बिहार के पहले लोकायुक्त श्री वासुदेव सोहनी थे। इसको याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है कि जो पहले लोकायुक्त जो बिहार के थे वो श्री वासुदेव सोहनी थे। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। और बिहार का जो राजकीय जो पेड़ है वो आपको पीपल का पेड़ है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो यहाँ अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा पश्चिम चंपारण। अगर संख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भी पूछे तो वो भी आपको पश्चिम चंपारण में ही देखने को मिलता है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति को आपको देखिएगा तो वो आपको गया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको पश्चिम चंपारण हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले की संख्या बिहार में कितनी है? तो बिहार में मात्र एक जिला है जहाँ पे आपको 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला देखने को मिलेगा, और वो है आपको गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। और वहाँ आपको केवल देखने को मिलता है, बाकी आपको हर जगह बिहार में आपको उससे कम ही देखेगा। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्लाईवुड जो है ना बिहार में सबसे ज़्यादा आपको वैशाली जिला में देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे कि प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला है वह वैशाली जिला है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो आपको पता है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र जहाँ पे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको सर्वाधिक वर्षा उस क्षेत्र में होती है। और किशनगंज में आपको बिहार के वह जिला ऐसा है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो अब ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे डेट आपको पूछ दिया जाता है। तो याद रखेंगे कि 25 सितंबर 2017 को और इनके नीतीश कुमार के द्वारा हर घर बिजली योजना का शुभारंभ किया जाता है। याद रखेंगे कि 25 सितंबर 2017 को आपको मुख्यमंत्री के द्वारा हर घर बिजली योजना का शुरुआत किया जाता है। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो कहलगांव जो विद्युत परियोजना है वो एनटीपीसी के सहयोग से आपको इसको स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे कि जो कहलगांव बिजली परियोजना है वो एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित है। प्रसिद्ध नानक जलकुंड कहाँ है? तो आपको नानक जलकुंड आपको राजगीर में देखने को मिलता है। मुंगेर में आपको ऋषिकुंड, रामेश्वर कुंड, सीताकुंड तथा लक्ष्मण कुंड देखने को मिलता है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अगर पूछे तो आपको अररिया हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि डॉल्फिन अभ्यारण्य आपको एक डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पूछेगा जो आपको पटना में, और एक डॉल्फिन पार्क से रिलेटेड कुछ है जो भागलपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे याद रखेंगे कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको भागलपुर जो है वो आपको नहीं सीमा साझा करता है। बिहार जो पश्चिम बंगाल से केवल 3 जिले जो हैं वह आपको सीमा साझा करते हैं, जिसमें पूर्णिया, उसके बाद आपको हो जाएगा किशनगंज, और एक डिस्ट्रिक्ट और है जो उसके बीच में पड़ता है, वो मैं भूल रहा हूँ, शायद हाँ कटिहार। ये 3 डिस्ट्रिक्ट करते हैं, और भागलपुर और बांका जो है वो दोनों जो नीचे की तरफ डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं वो आपको इसके साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अच्छा सॉरी, कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि कब है? तो कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि आपको 2017 से 2022 देखने को है। इसका डेट याद रखेंगे कि कृषि रोड मैप तीसरा जो है वो 2017 से 2022 उसका कार्यकाल था। हिमालय के तराई क्षेत्रों में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो हिमालय के जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे टर्सरी युग की चट्टानें पाई जाती है, जिसको हम लोग देख चुके हैं, और इसको याद भी कर लेंगे कि जो हिमालय के तराई क्षेत्र है वहाँ पे टर्सरी युग के चट्टानों की बहुलता देखने को मिलती है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो जो बिहार में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो भागलपुर, पटना, मुंगेर, रोहतास, गया, इन सारे डिस्ट्रिक्टों में आपको देखने को मिलता है। याद रखेंगे कि जो बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वो भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया तथा रोहतास, जो भारत के बिहार का जो दक्षिण भाग है और दक्षिण भाग के भी सबसे दक्षिणतम जिले हैं, उन जिलों में आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले 11वें पार्ट से। So thank you so much.